हेलो बच्चों, आज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा नीट 2025 का पेपर विद इन टाइम लिमिट्स। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा टफ आ गया, ये आ गया, वो आ गया। कुछ बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, आईआईटी एडवांस से 8 गुना ज्यादा था, 8 गुना टफ था, वगैरह वगैरह। बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं पूरे 45 की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम 30 to 33 क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड ही थे। सर कैसे, ये आप कैसे बोल सकते हो? मैं आपको खुद सॉल्व करके बताऊंगा, अभी आप देखना उस चीज को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये रे ऑप्टिक्स का सवाल है। बच्चों सीधा सीधा एज इट इज नोट्स में कराया हुआ है। माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ दे रखा आपको, एफओ की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, एफई की वैल्यू दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, आई पीस का फोकल लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ट्यूब लेंथ मतलब एल दे रखी है आपको 40 सेंटीमीटर। ठीक है सर, मुझे बताना है कैपिटल डी जो है अगर वो 25 हो तो मुझे इसका मैग्निफिकेशन बताना। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला है m इजिकल्स होता है L अपॉन एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। बस वैल्यू ही तो पुट करनी है। L की वैल्यू डालोगे आप लोग 40, एफओ की वैल्यू डालोगे आप लोग 2, डी की वैल्यू डालोगे आप 25, एफ ई की वैल्यू डालोगे बच्चों आप 4। ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये बच्चों हो गया 5, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैग्निफिकेशन आ गया 125, दैट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो आगे, अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो बच्चों, ये वेलोसिटी सेलेक्टर का क्वेश्चन है, वेलोसिटी सेलेक्टर का क्वेश्चन है बच्चों, ये भी क्लासरूम में कराया हुआ है। वेलोसिटी सेलेक्टर का क्वेश्चन है, v इज इक्वल्स टू ई बाई बी पर बेस्ड है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन v इज इक्वल्स टू ई बाई बी स्पीड से जाता है तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए नाक की सीध में चलता रहता है। आ जाओ, अब आप ध्यान से देखो, ये तभी हो सकता है जब v e b तीनों परपेंडिकुलर हों, v e b तीनों परपेंडिकुलर हों। आ जाओ, तो e परपेंडिकुलर टू b ये हो सकता है, e परपेंडिकुलर टू b ये हो सकता है। पैरेलल वाले दो ऑप्शन तो आप वैसे ही काट दोगे, पैरेलल वाले दो ऑप्शन तो आप वैसे ही काट दोगे, इन दोनों में से एक आंसर है। आ जाओ सर, मेरे को पता करना है कि ई इज परपेंडिकुलर टू बी एंड इट्स की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों ई कैसे लिखूंगा, ई इज परपेंडिकुलर टू बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज बी विल बी। अब मुझे मेरे बच्चों ध्यान से देखो, v इज इक्वल्स टू ई बाई बी है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है बच्चों e। तो e कैसे लिखूंगा, v इंटू बी के बराबर। v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, c बाई 10। c बाई 10 का मतलब हो गया बच्चों c बाई 100, c बाई 100 दे रखी है। b की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 9 इंटू 10 टू दी पावर -4। c की वैल्यू डालो बच्चों 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर -4। ठीक है सर, बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो मर गए, यहाँ पे हो गया 6, फिर ये कट गया, ये आ गया आपके पास 2, ये हो गया 2700। 2700 कोई ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, ये रहा 2700, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो बच्चों, सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत आपको है ही नहीं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 इंक्लाइन सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ। बच्चों ये भी क्लासरूम में करा रखा है कि एक स्मूथ है और एक रफ है। अगर इसमें टी टाइम लगता है तो इसमें एंटी टाइम लगता है। अगर ये एंगल थीटा है और अगर ये रफ हुआ तो मुझे इसका म्यू पता करना है कितना होगा। बच्चों सीधा फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 - 1 बाई एन स्क्वायर, 1 - 1 बाई एन स्क्वायर। बच्चों थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 45, tan 45 की वैल्यू आ गई 1 माइनस एन स्क्वायर। कितने टाइम्स लग रहा है बच्चों, 2 टाइम्स, तो ये हो गया बच्चों 2 का स्क्वायर करा 4। बच्चों 1 - 1 बाई 4, तो म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4। 3/4 का मतलब होता है 0.75। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। लो, क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे? बिल्कुल थे। क्या मैं 25 सवाल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता था भाई साहब। चलिए आगे, नेक्स्ट अगला सवाल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल। पहले की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 100 जूल, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 225 जूल। ठीक है सर। नेक्स्ट, ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स कार ए स्टॉप, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए। एस ए की वैल्यू दे रखी है 1000 मीटर और एस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 1500 मीटर। ठीक है सर, मान ली आपकी बात। नेक्स्ट, अगर एफ ए और एफ बी दो फोर्स है तो मुझे बताना है उनका रेशियो क्या होगा। मेरे बच्चों स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको रटा हुआ रहता है, u²/2a। अगर मैं इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता, बस यही तो गेम है, तो ये हाफ mu², ये तो बन जाता काइनेटिक एनर्जी और नीचे ma बन जाता आपके पास फोर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? तो फोर्स की वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय s। बस अब रेशियो निकाल लो। तो बच्चों FA/FB वो बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ A डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ B और S उल्टा हो जाएगा, दैट मींस SB/SA। वैल्यू रख दो बच्चों, KA/KB रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 100, नीचे आ गया 225। SB आ गया मेरे बच्चों 1500 एंड नीचे SA कितना है बच्चों 1000। पहले 3 जीरो से 3 जीरो मर गए। लो बच्चों, अब इसको 15 को 225 से काटूंगा तो 15 बार कट जाएगा। आपके पास आ गया 10/15। आ जाओ, कितना आ गया मेरे बच्चों 2/3।
कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। कहां दिक्कत है यार, कहां दिक्कत है? नहीं कर सकते थे ये सवाल नहीं कर सकते थे अपन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, आपको ये बैलेंस व्हीटस्टोन दिखाई देगा। कैसे सर? बच्चों बैटरी कनेक्टेड है बी और ई के बीच में, इसका रेशो लूंगा तो ये आ गया 5/3, 2.5 और 1.5 का रेशो लूंगा तब भी आ गया 5/3। बच्चों बैलेंस हो गया, 6 ओम तो हट गया। ये दोनों पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आने के बाद बन गया बच्चों ये तो 8 ओम, और ये बन गया आपके पास 2.5 और 1.5 बन गया 4। ये दोनों आ गए बच्चों पैरेलल में, ये दोनों आगे बच्चों पैरेलल में। 2.5 1.5 बन गया 4। आ जाओ पहले इनको सोल्व करो बच्चों। कैसे करते हैं? दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड। आ जाओ बच्चों, ये हो गया आपके पास 8/3, ये आ गया 8/3। मतलब इस पूरे जमेले को हटाकर मैं 8/3 लिख सकता हूं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन नहीं करनी, दिमाग लगाना है। 8/3 और 1/3 टोटल हो गया 9/3। 9/3 का मतलब हो गया 3। 5.5 और 1.5, 5.5 और 1.5 ये हो गया टोटल 7। 7 और 3 सीरीज में आके टोटल आर इक्विवेलेंट कितना बन गया आपके पास? आर इक्विवेलेंट बन गया बच्चों आपके पास 10 ओम। आई निकालना है। आई इक्वल्स टू होता है V/R। वोल्टेज कितना है बच्चों? 5 वोल्ट। करंट कितनी है? 10 ओम। ये आ गया बच्चों 1/2 या 0.5। ये रहा बच्चों करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल बच्चों, AB इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर। द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, करंट की वैल्यू 2 एम्पीयर है, करंट की वैल्यू 2 एम्पीयर है। DI/dt दे रखा है आपको 1 एम्पीयर पर सेकंड, और वो इंक्रीज हो रहा है। बच्चों मैंने आपको सिखा रखा है क्लास में, अगर ये इंक्रीज हो रहा होगा तो ये इसको अपोज करेगा, मतलब बैटरी उल्टी बनाएगा, मेन करंट इधर फेंकेगा ये, ताकि इसको अपोज कर सके। इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे? LDI/dt के बराबर। इंडक्टर की वैल्यू 1 है, DI/dt आपको कितना दे रखा है? 1। दैट मींस 1 वोल्ट की बैटरी बनेगी। आ जाओ लगा दो किरचॉफ बच्चों। करंट पहले पोलैरिटी डिसाइड करो, बैटरी की पोलैरिटी डिसाइड है, बैटरी की पोलैरिटी डिसाइड है। रेजिस्टेंस से आप पहले इधर टकराओगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, VA माइनस VB। चलाओ किरचॉफ लो चलाओ बच्चों। पहले क्या लिखोगे? प्लस का 1, फिर लिखोगे आप लोग प्लस का 5, फिर लिखोगे आप 2 × 2, दैट मींस लिखोगे आप 4। टोटल देखो बच्चों, 5 और 4 9 और 1 10, मतलब VA माइनस VB आपके पास आ गया 10 वोल्ट। ये खत्म हो गया सवाल। क्या बच्चों ये सवाल अपन नहीं कर सकते थे? ये तो मतलब मिनिमम क्वेश्चन है यार, मतलब कोई भी कर सकता है इनको तो, सीरियसली। नेक्स्ट अगला सवाल। 2 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है 2 डिफरेंट कॉइल में, जिनकी रेडियस का रेशियो दे रखा है इतना है। मुझे बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो। करंट तो सेम ही है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बच्चों I × A। कॉइल का एरिया लिखूंगा πr²। I कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R² के। तो M1/M2 की वैल्यू आ गई आपके पास R1/R2 का होल स्क्वायर के बराबर। R1/R2 का स्क्वायर बोलो बच्चों, 1/2 का स्क्वायर कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट मींस 1/4। 1/4 कौन सा ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन नंबर 1। ये कट गया। लो बताओ, क्या इजी नहीं थे क्वेश्चन? क्या इजी नहीं थे क्वेश्चन बच्चों? मैं कह रहा हूं पूरा पेपर टफ नहीं था। आप टफ का नारा लगाते जा रहे हो, टफ नहीं है वो। सिलेक्शन के लिए 100 नंबर से ऊपर है तो अपना सिलेक्शन श्योर है। अगले क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कैमरा ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंस आर अरेंज एक्सियली इन कॉन्टैक्ट। आ जाओ बच्चों, क्या ये रे ऑप्टिक्स में मैंने नहीं पढ़ाया आपको? इधर देखो 4 लेंस कॉन्टैक्ट में है मेरे बच्चों। पावर तो हमेशा ऐड ही हो जाती है, सारे के सारे जो है, सारे कॉन्वेक्स लेंस की पावर P है और सबका मैग्निफिकेशन M दे रखा है। तो मुझे कॉम्बिनेशन का पावर और कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन बताना है। पावर तो डायरेक्टली ऐड हो जाती है, ये P है, और हर एक का मैग्निफिकेशन M है। 1000 बार सिखाया है कि पावर हमेशा ऐड होती है, तो पावर तो आ गई 4P। मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, M को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा M⁴ बताओ कौन सा ऑप्शन है? एक तो है 4P, एक M⁴ कहां दिक्कत है यार? मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होते हैं, पावर हमेशा ऐड होती है, ये तो सिखा ही रखा है। बोलो कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला देखो, ये देखो बच्चों, ये ऑप्शन से काट सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको Z डायरेक्शन में, वेव जा रही है X में। आपको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? भाई सब E V B तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वेव X में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड Z में है, तो मैग्नेटिक फील्ड Y में होगा। तो बच्चों ये X वाला ऑप्शन तो कट गया, ये X वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि वेव X में जा रही है, Z में हो नहीं सकता। अब Y के दोनों आंसर है मेरे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में होते हैं। अगर ये कोस में है तो अगला वाला भी कोस में होगा। तो भैया ये कोस में है और ये साइन में, साइन वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। लो ये हो गया करेक्ट। लो बिना सोल्व कर दिया। क्या देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है भाई साहब। नीट में इस साल वही चेक हुआ है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। चलिए सोल्व करने की जरूरत नहीं है इस सवाल को। चलिए नेक्स्ट, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। आ जाओ बच्चों, ये भी सवाल करा रखा है चेंज इन मोमेंटम का। जब आप इसको ड्रॉप कराओगे तो पहले ये गिरेगा h1 हाइट तक, दैट मींस √2g h1। h1 की वैल्यू दे रखी है आपको 40 मीटर। ठीक है सर। टकरा के जब ये ऊपर जाएगा मेरे बच्चों, तो कितनी हाइट तक गया है? ये 10 मीटर तक, मतलब h2 दे रखा है आपको 10 मीटर। मुझे बताना है इंपल्स कितना हुआ। इंपल्स का मतलब होता है मेरे बच्चों चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकालना। क्या सिखाया था बच्चों? V1 से नीचे V2 से ऊपर, दोनों के दोनों मोमेंटम ऐड हो जाएंगे। चेंज इन मोमेंटम को ही आप इंपल्स बोलते हो, दैट्स कॉल्ड M।
V1 प्लस V2, V1 V2 की वैल्यू निकाल लो बच्चों। आ जाओ, √2 जी की जगह डाल दूंगा 10, सर 9.8 दे रखा है, अरे भाई 10 डाल लो, अपने आप आ जाएगी कैलकुलेशन। H1 की वैल्यू डाल दी मैंने 40। बच्चों ये कितना हो गया, 0 0 का 1 0 बाहर आ गया और 4 का 2 बाहर आ गया, दैट मीन्स ये आ गया आपके पास 20 √2। आ जाओ, √2 GST करो, √2 GST करो, √2 GST करूंगा तो 2 ऐसा कैसा, जी की वैल्यू डाल दूंगा 10, H2 की वैल्यू डाल दूंगा बच्चों 10, ये आ गया आपके पास 10 √2। क्या मेरी बात क्लियर है? एक 20 √2 एक 10 √2 है। आ जाओ, मास की वैल्यू बोलो, मास 0.5 दैट मींस 1/2। दोनों को ऐड करो, 20 √2 10 √2 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ गया 30 √2। आ जाओ, ये हो गया मेरे बच्चों 15 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1.4 से। सोचो मल्टीप्लाई करो, 15 को 1.4 से मल्टीप्लाई करना है, कौन सा नहीं, 15 से थोड़ा सा ज्यादा, कौन सा ऑप्शन है मेरे बच्चों? 7 है क्या? नहीं है। 84 है क्या? नहीं है। 0 है क्या? नहीं है। भाई साहब कौन सा है? सीधा सीधा आंसर है यार, सीधा सीधा आंसर है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ा माइंड तो चेक करो यार एटलीस्ट यार। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक गेट। बच्चों बताओ, क्या लॉजिक गेट नहीं पढ़ाए हुए आपको? क्या लॉजिक गेट नहीं पढ़ाए हुए? ये ए है, ये भी ए होगा, ये बी है, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये ए होगा। कौन सा गेट है ये? सर ये नोर गेट है। नोर गेट का काम क्या होता है? दोनों को ऐड करके बाहर लगा दो, क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल बार। दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर लगा दो, क्या बनेगा? ए डॉट बी का बार। अच्छा, ए प्लस बी का होल बार को क्या लिख सकता हूं? ए बार डॉट बी बार। ए डॉट बी का होल बार को क्या लिख सकता हूं? ए बार प्लस बी बार। ये तो बूलियन अलजेब्रा है। आ जाओ, इसका काम क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करना, कर दो दोनों को मल्टीप्लाई। सो द फाइनल विल बी ए बार डॉट बी बार को मल्टीप्लाई करना है ए बार प्लस बी बार से। आ जाओ, ए बार डॉट बी बार को ए बार से करो, ए बार को ए बार से करूंगा तो ए बार ही आएगा, तो टोटल बन गया आपके पास ए बार डॉट बी बार। ठीक है, फिर बच्चों ध्यान से देखो, ए बार डॉट बी बार को आप बी बार से करोगे तो बी बार तो बी बार ही बनेगा, मतलब ये बन गया आपके पास ए बार डॉट बी बार। अच्छा, अगर मैं इसको x मानता हूं और ये भी x मानता हूं तो x प्लस x x ही होता है बूलियन अलजेब्रा में, दैट मींस टोटल बनेगा आपके पास a बार डॉट b बार। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ध्यान से दो मत ऐड मत कर देना, a बार b बार, a बार b बार, 2 a बार b बार, ऐसा नहीं चलता बूलियन अलजेब्रा में। तो a बार डॉट b बार बन गया। ठीक है सर, मान लिया आपके बात। a बार डॉट b बार को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? a प्लस b का होल बार। और ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों? ये नोर गेट की इक्वेशन है, ये नोर गेट की इक्वेशन है। ये लो, ये नोर गेट की इक्वेशन है। क्या ये नहीं कर सकते थे अपन? बच्चों सारा पेपर टफ नहीं आया है, 2-4 सवाल के लिए पूरे पेपर बदनाम मत करो। चलिए आगे, अगला सवाल। अब देखो ये सवाल, इसको देखो बच्चों, मैं कह रहा हूं उसको ऑप्शन से उड़ा दूंगा, मैं भी सोल्व ही नहीं करूंगा। देखो, एक अनपोलराइज्ड लाइट है ट्रेवलिंग इन एयर, इंसिडेंट ऑन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1.73 बूस्टर एंगल। मेरे बच्चों बूस्टर एंगल तब लगता है जब रिफ्लेक्टेड रेट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो और ट्रांसमिटेड पार्शियली पोलराइज्ड हो। आ जाओ, रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। रिफ्लेक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड होगी, नहीं बच्चों, रिफ्लेक्टेड पार्शियली पोलराइज्ड होती ही नहीं है। बोथ रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड परफेक्टली पोलराइज्ड होगी, नहीं होती ही नहीं है। रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली होती है, ट्रांसमिटेड पार्शियली होती है। ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, लो ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन है। लो मैं चेक ही नहीं करूंगा इसको। सर मैं मान लो चेक करना चाहूँ तो म्यू इक्वल्स टू 10 IP लगा दो, थीटा म्यू की वैल्यू कितनी देखो बच्चों, म्यू दे रखा √3, म्यू दे रखा √3, ये पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है आपने। तो बच्चों √3 की वैल्यू तो 60 डिग्री ही तो आती है, आप ऐसे भी चेक कर सकते। नहीं सर मैं नहीं करना चाहता तो भाई साहब सीधा 3 ऑप्शन काट ले, कहां दिक्कत है? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का। चलिए आगे, नेक्स्ट। अब इधर देखो बच्चों, ये सवाल भी कराया है। क्या आपने डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पढ़ा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट बीइंग चार्ज सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। इधर देखो, ये रही कैपेसिटर की प्लेट्स। आ जाओ मेरे बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया था? ये पहले तो एक पे पॉजिटिव है एंड दूसरे पे नेगेटिव है, तो फील्ड ऐसे जा रहा होगा, यही तो होता था, यही तो होता था। अब मैग्नेटिक फील्ड जब यहां से राइज करना स्टार्ट होता तो मैंने आपको क्या बताया था? सॉलिड कंडक्टर बनाओ चाहे इसको बनाओ, बात एक ही है। और सॉलिड कंडक्टर के लिए फील्ड का ग्राफ कैसा आता था मेरे बच्चों? यहां से इंक्रीजिंग और यहां से डिक्रीजिंग, यही तो आता था, यही तो आता था। अब चेक कर लो बच्चों, अंदर तो स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ेगा, बाहर डिक्रीज होगा। आ जाओ, 0 एट ऑल प्लेस, लो गलत हो गया। कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स, नहीं कांस्टेंट नहीं है। नॉन जीरो एवरीवेयर विद द मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग विद द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट्स। चलो देख लेंगे ये सही है या नहीं। 0 बिटवीन द प्लेट्स, नहीं बच्चों गलत है, यही ऑप्शन है। लो यार, काट के भी सही कर सकते हो आप यार, जरूरी थोड़ी हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस उस कंडीशन में अपने को थोड़ा पेशेंस रखना था जो मैक्सिमम बच्चे रख ही नहीं पाए। चलिए आगे, नेक्स्ट। द बॉडी वेट, अभी देखो ये ग्रेविटेशन का सवाल है। बॉडी का वेट है 48 न्यूटन, ठीक है सर। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ऑफ द अर्थ एट द हाइट इक्वल टू द 1/3 ऑफ द रेडियस। बच्चों जितना जी चेंज होगा उतना mg चेंज होगा, जितना mg चेंज होगा उतना वेट चेंज होगा। आ जाओ, फॉर्मूला चलाओ सीधा, gds इक्वल टू g 1 + h/r का होल स्क्वायर। क्या ये नहीं पढ़ा हाइट के लिए आपने जी का इफेक्ट? आ जाओ जी,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच, एच कितना दे रखा है बच्चों, हाइट इक्वल टू द 1/3 ऑफ द रेडियस, लगा दो, ये हो गया r/3 और ये r से r कट गया, ये आ गया आपके पास स्क्वायर, 1 + 1/3, 1 + 1/3 4/3 हो गया, 4/3 का स्क्वायर करोगे 16/9 आ जाएगा, 9 चला गया ऊपर, दैट मींस ये बन गया 9g/16, मतलब g 9/16 टाइम्स हो गया, तो वेट भी 9/16 टाइम्स हो जाएगा, कर लो, तो वेट जो हो गया मेरे बच्चों 9/16 टाइम्स ऑफ 48 हो गया, ये हो गया 3 बार और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया 27 न्यूटन। लो खत्म हो गया सवाल। क्या पेपर में ऐसे सवाल नहीं थे? बिल्कुल थे भाई साहब, हम भाई साहब पहले ही देख के डर गए, पैनिक हो गए, इतना पैनिक हो गए जो इजी सवाल ही छोड़ के आए हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, इधर देखो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, बच्चों ये नीट 2024 में भी आया था ये सवाल, नीट 2024 में भी आया था ये सवाल, कोई पहली बार तो आ नहीं रहा है, नीट 2024 में भी आया था ऐसा सवाल, मैंने आपको बताया भी था कटिंग वाले सवाल जो होते हैं रेजिस्टेंस के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आर रेजिस्टेंस को 8 पार्ट में काटा, मतलब हर एक का रेजिस्टेंस r/8 है, ये पता पड़ गया मुझे, ठीक है। अब इनको मैंने 2 पीस में जोड़ा इक्वल रेजिस्टेंस में, 4 जो 4 है उनको 2 पैरेलल में सेट में ऐड किया, मतलब मेरे बच्चों 8 काटे ना आपने वायर, तो 4 को एक तरह से जोड़ा और 4 को अलग जोड़ा, 2 सेट बना लिए आपने। लो सर 2 सेट बना लिए, लो सर 2 सेट बना लिए, ठीक है सर। देन एंड दूस 2 सेट्स आर एडेड इन सीरीज, लो इनको मैंने सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। मुझे नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, आ जाओ बच्चों, ये r/8 है, सारे के सारे r/8 है, तो r/8/4, 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 दैट मींस ये बन गया r/32, ये भी r/32, ये भी r/32, सीरीज में आ गए। लो r/32 प्लस r/32, ये बन गया 2r/32, 2r/32 को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ तुम लोग बताओ, 2r/32 को क्या लिख सकता हूं, r/16। लो खत्म हो गया सवाल, लो खत्म हो गया सवाल। क्या ये नहीं सिखा रखा था r=r/n होता है अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हो, सब कुछ पढ़ा रखा है भाई, नोट्स में से एज इट इज क्वेश्चन है यार, 27 तो मैं डायरेक्ट गिना दूंगा स्क्रीनशॉट खींच के। नेक्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n = 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू, बच्चों डी ब्रोगली की एक इक्वेशन दे रखी है 2πr = n लैम्डा, आ जाओ 2π r की जगह लिख दूंगा r0 n²/z = n लैम्डा, n से n कट गया, बस वैल्यू तो रखनी बच्चों, एक z की वैल्यू 1 हो गई तो आपके पास बन गया 2π r0 n = लैम्डा, वैल्यू रख दो, 2 ऐसा का ऐसा, पाई ऐसा का ऐसा, r0 की जगह रख दिया आपने 0.052, n कितने में पूछा है, 2 में, = लैम्डा। बच्चों नैनोमीटर में आंसर, नैनोमीटर में पूछा, सब बढ़िया चल रहा है, ये हो गया आपके पास 4π × 0.052, भाड़ में गया 0.052, 0.05 लो इसको, अच्छा 4 × 3, बच्चों ये हो गया लगभग 12 अप्रोक्सीमेटली, चलो ये हो गया 12, ये हो गया मेरे बच्चों 5/, तो नीचे आ गया आपके पास 100, क्या मेरी बात क्लियर है, ये हो गया बच्चों लगभग 60 डिवाइडेड बाय 100, काटा कितना आ गया, लगभग 0.6 के बराबर, कहाँ है 0.6, एक ही ऑप्शन है, लो बच्चों हो गया क्लियर, हो गया, कहाँ दिक्कत है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट दे रखा है, उसको अलाइन कर रखा है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मतलब थीटा पहले 0 था, फील्ड इतना है, अगर मैं 60 डिग्री घुमा दूंगा तो मुझे चेंज इन पोटेंशियल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डेल्टा U = PE cos θ1 माइनस cos θ2 के बराबर आता है। P की वैल्यू बोलो, P की वैल्यू बोलो, ये रही 5 × 10⁻⁻6, E की वैल्यू बोलो, E की वैल्यू है 4 × 10⁻5, पहले थीटा 0 था, cos 0 की वैल्यू डाली 1, बाद में कितना घुमा दिया 60, दैट मींस ये आ गया आपके पास 1/2, आ जाओ बच्चों, ये हो गया 20 × 10⁻⁻1 × 1/2, काट दिया बच्चों, ये हो गया 10 × 10⁻1, दैट मींस 10/10 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1, दैट मींस आपके पास ऑप्शन नंबर 2। कहां दिक्कत है यार, सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे, कुछ तो थे, वो तो करते अपन। चलिए नेक्स्ट, अब देखो ये ऐसे सवाल हैं यार, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटो करंट डायरेक्टली, ये ग्राफ हो ही नहीं सकता बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे तो डिपेंड ही नहीं करती है, ये 2 ऑप्शन भी नहीं हो सकते, कौन सा है, ओनली ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ तो 10-10 सेकंड के भी थे भाई, ऐसी बात नहीं है, सारे ही सवाल आईटी एडवांस के नहीं आ गए, जो लोग गाते फिर रहे हैं आईटी एडवांस आ गया। नेक्स्ट, अब देखो ये सवाल 2016 में भी आया हुआ है, ये सवाल 2016 में भी आया हुआ है, क्या पूछा है तुम्हें, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन और फोटोन की एनर्जी सेम हो तो दोनों की लैम्डा का रेशियो बताओ। आ जाओ, लैम्डा फोटोन कैसे लिखूंगा, लैम्डा फोटोन सबको पता है hc/e के बराबर आता है, लैम्डा इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, h/√2m e के बराबर आता है, सबको रटे हुए ही है कि तुम्हारे अकेले की बात नहीं, सबको रटा हुआ रहता है ये। मुझे क्या पूछा है, फोटोन बाई इलेक्ट्रॉन पूछा है, फोटोन बाई इलेक्ट्रॉन पूछा है, आ जाओ रेशियो लूंगा तो h से s तो कट जाएगा, इधर बचेगा c/e और नीचे बचेगा बच्चों 1/√2me, 1/√2me, ये बचा आपके पास, इसको ऊपर ले जाओ बच्चों, तो c/e तो नीचे आ जाएगा और √2me ऊपर चला जाएगा।
आ जाओ, इसको रूट के अंदर ले लो, बस इसको रूट के अंदर ले लो। तो रूट के अंदर कैसे लूंगा बच्चों, 2me, नीचे आ जाएगा मेरे बेटे e स्क्वायर, एक ई से एक ई कट गया तो आपके पास आंसर आ गया c टाइम्स ऑफ √2m/e। बोलो कौन सा ऑप्शन आया, बोलो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। क्या 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 दिक्कत थी इसमें भाई, मैं कौन सा सवाल कर रहा हूं, देखो 19 सवाल कर रहा हूं, 19 तक तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। चलिए आगे आ जाओ, क्या ये सवाल नहीं करे हुए, ये नीट 2013 का PYQ है, क्या ये सवाल नहीं करे हुए हमने? आ जाओ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई के सवाल है, 3 × 1 करो प्लस 2 × 1, 2 × 3 करो, 3 × 1 कर लिया, 2 × 3 करो प्लस 1 × 2 करो प्लस इसकी पावर कितनी, हाफ × 4 करो, कितना आ गया, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास 6, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया आपके पास 2, जोड़ो 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13% की एरर है उसमें। क्या ये परसेंटेज वाले सवाल नहीं कर रखे हैं अपन ने? क्या देखो अभी तक कौन से सवाल में आया हूं मैं, 20 क्वेश्चन आया, 20 तो कर लेते अपन, 20 तो कर लेते। अभी देखना आप लोग, इसको देखो, सन रोटेट अराउंड इट सेंटर 27 डेज रोटेट करा, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन द सन वर एक्सपेंड ट्वाइस इन द प्रेजेंट रेडियस विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। मेरे बच्चों आपको बता रखा है, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, ऐसे सवाल मैंने करा भी रखा है, अर्थ का रेडियस डबल हो जाए तो बताओ दिन का टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, वगैरह वगैरह। आ जाओ, तो एक ही फॉर्मूला चलता है मेरे बच्चों, I1 ω1 बराबर I2 ω2। अर्थ को सॉलिड स्फीयर मानते हैं, पहले लिखूंगा 2/5 mr², ओमेगा को लिख दूंगा 2π/T1, पहले टाइम कितना था 27, बाद में रेडियस डबल हो गई तो 2/5 m × 2r का स्क्वायर, दैट मींस 4r², और ओमेगा टी को लिख दूंगा 2π/T2, और आपको T2 निकालना है। सारी चीजें कट रही, 2/5 mr² से 2/5 mr² कट गया, 2π से 2π कट गया, क्या बचा आपके पास, एक बचा 27, एक बचा 4, एक बचा T2। तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे T2 आ जाएगा, ये हो गया 28 और ये हो गया 10, मतलब 108। कहाँ है 108, ये रहा 108, लो खत्म हो गया। क्या ये सवाल नहीं कराए हुए हैं? सब कुछ कॉपी में कराया हुआ है, स्क्रीनशॉट दूंगा तुम्हारे को भी, टेंशन मत लो। अगला सवाल देखो, क्या ये सवाल नहीं कराया हुआ है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट करके कराया हुआ है, AI का प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपोर्टेंट। टी की वैल्यू दे रखी है x² और एक्सेलरेशन बताना है। आ जाओ बच्चों, पहले मैंने आपको बताया था dt/dx निकालो, यहां से कितना आएगा, कितना आएगा 2x + 1 आएगा, ठीक है। इसको उल्टा करोगे वेलोसिटी मिल जाएगी, तो dx/dt कितना आ गया आपके पास, वेलोसिटी आ गई, जो आ गई आपके पास 2x + 1 दैट ऑफ पावर -1, उल्टा कर दिया इसको। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, अगर vx पे डिपेंड करता है तो v dv/dx से, v dv/dx से v की वैल्यू बोलो 2x + 1 दैट ऑफ पावर -1। आ जाओ, चेन रूल लगाओ, आ जाओ, v का डिफरेंशिएशन, पहले पावर आगे लाओ, पावर आगे ले आए, एक पावर कम करो, ये बन गया 2x + 1 दैट ऑफ पावर -2। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएट करो, 2x का करूंगा 2, 1 का करूंगा 0, दैट मींस बन गया आपके पास 2। आ जाओ, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2, अच्छा इधर देखो, इधर पावर -1 है, इधर पावर -2, टोटल बन गया 2x + 1 दैट ऑफ पावर -3। नीचे ले जाओ उसको, तो आंसर आ गया -2 डिवाइडेड बाय 2x + 1 दैट ऑफ पावर 3। कौन सा ऑप्शन आ गया, चेक करो, चेक करो, प्लस वाले हो नहीं सकते, नीचे पावर 3 चाहिए और 2x चाहिए, ये रहा ऑप्शन, लो खत्म हो गया। क्या ये स्पेशल करके कराए नहीं थे आपको मैंने, क्या स्पेशल करके कराए नहीं थे मैंने आपको? नेक्स्ट इधर देखो, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg, बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 5 मीटर अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आ जाओ, पहले वॉल बनाओ, और ये मैंने टाक दिया बच्चों एक रॉड। अब तुम लोग क्या करते हो, सवाल पढ़ने में गलती करते हो। रॉड का जो मास दे रखा है वो 20 kg दे रखा है, मतलब नीचे 200 न्यूटन लग रहा होगा, और 200 न्यूटन ही mg है, ठीक है। रॉड की लेंथ दे रखी है आपको 5 मीटर, ये चीज हो गई L/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो L/2 पे होता है। एंगल आपको 60 डिग्री यहां से दे रखा है, तो भाई साहब ये 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि ये 90 है, ठीक है। आ जाओ, तरीका क्या सिखाया था क्लास में, इधर देखो बच्चों, N1 ऊपर, इसकी टेंडेंसी कहां फिसलने की है, यूं फिसलने की, मतलब फ्रिक्शन यूं लगेगा, N2 इधर लगेगा। बोलो क्या ये सवाल क्लास में नहीं कराया हुआ, आप नोट्स जाके देखो। तो मुझे बताना है फ्रिक्शन, पहले तो फोर्स बैलेंस करो, N1 की वैल्यू 200 के बराबर है और N2 की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर है, ये तो फोर्स बैलेंस। अब टॉर्क बैलेंस कर लो, आ जाओ, 200 का टॉर्क कहां लगेगा बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, दिस इज कॉल्ड L/2, ये L/2 है, तो ये हो गया आपके पास L/2 cos 30। आ जाओ बच्चों, क्या लिखोगे आप, 200 × L/2 cos 30 वो बराबर N2 का टॉर्क। अच्छा ये लेंथ कितनी हो गई, ये अगर L है तो ये L cos 30 है, ये L sin 30 है, लो ये L sin 30 है। आ जाओ, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, N2 कौन है मेरे बच्चों, फ्रिक्शन, इंटू L/2 sin 30। आ जाओ, L से L कट गया, बाई 2 से, बाई 2 नहीं है वहां, L/2 नहीं है, L है,
L/2 नहीं है, वहां L है, फ्रिक्शन इंटू L sin 30। देखो तो L से, एक मिनट वापस लिख लेते हैं इसको, इधर देखो क्या लिखोगे, हाँ तो 200 इंटू L/2 cos 30 वो बराबर हो गया N2 मतलब फ्रिक्शन इंटू L sin 30। आ जाओ, L से L कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, 200 को करूंगा तो ये आ गया मेरे पास 100 cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2, फ्रिक्शन इंटू sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2, 2 से 2 कट गया, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई आपके पास 100√3। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? 100√3 कौन सा ऑप्शन आ गया? दूसरा। तो क्या अपन नहीं कर सकते थे ये? यार 1 मिनट में तो हो ही सकता है यार, ऐसी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इधर देखो, द रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट अराउंड द सन इन ऑर्बिट 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मर्क्यूरी। द मार्शियन ईयर्स दे रखा है इतना, तो मुझे मर्क्यूरी बताना है कितने दिन होगा। बच्चों केप्लर्स लॉ का सवाल है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r³ के, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r⁵ के। ध्यान से, मर्क्यूरी पूछा है तो t मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय t मार्शियन वो बराबर आ जाएगा r मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय r मार्शियन दैट ऑफ पावर 3/2। क्या ये सबने नहीं पढ़ रखा है? अच्छा अब पढ़ो, कौन किसका 4 टाइम्स है? हाँ, मार्शियन का रेडियस 4 टाइम्स है मर्क्यूरी के रेडियस का, मार्शियन का रेडियस इसका 4 टाइम्स है। आ जाओ बच्चों, तो मैं नीचे लिख दूंगा 1/4 दैट ऑफ पावर 3/2। आ जाओ, टी मर्क्यूरी मुझे निकालना है, मैं इसको x मान लेता हूं। टी मार्शियन कितना है? 687। ये रहा बच्चों 687, रख दिया। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2⁵3/2। अच्छा इसको 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 2 की पावर क्यूब बन जाएगा आपके पास 8। तो x की वैल्यू आ गई 687 डिवाइडेड बाय 8। आ जाओ बच्चों, लगभग 8 किस में आ रहा है? 8 एक में ही आ रहा है। लो ये खत्म हो गया। लो, पूरा डिवाइड थोड़ी करना होता नीट में यार, चेक ही तो करना है, चेक ही तो करना है, कहां दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इसको देखो। फुल वेव रेक्टिफायर का सवाल है बच्चों, कौन नहीं पढ़ाता? सब पढ़ाते हैं इसको, बस थोड़ा सा क्लिक है इसमें। आपको वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है और मुझे पता करना है 15 मिलीसेकंड में कौन फॉरवर्ड बायस में कौन रिवर्स बायस में। पहले टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड कैसे निकालूंगा? ओमेगा दे रखा है, ओमेगा किसके बराबर होता है? 2π/t के। ओमेगा की वैल्यू बोलो, ये हो गई 100π इक्वल टू 2π/t। टी की वैल्यू आ गई 2π डिवाइडेड बाय 100π। पाई से पाई कट गया, क्योंकि मिली सेकंड में मेरे को मिली सेकंड में निकालना पड़ेगा। लो निकाल लेते हैं मिली सेकंड में। 2/100 आया ना, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया मिली, दैट मीन्स बन गया आपके पास 20 मिली सेकंड। एक चक्कर 20 मिली सेकंड में पूरा हो रहा है। कौन सी वेव जाती है जनरली? एसी। क्या याद है आपको? साइन वेव जाती है। कौन सी वेव जाती है? साइन वेव। आ जाओ, ये रहा 0 बच्चों, 20 सेकंड में पूरा चक्कर आ रहा है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15 और ये हो गया 20। 15 सेकंड में आप कहाँ हो? 15 सेकंड में आप नेगेटिव पोलरिटी पे हो, सीधी सी बात है। मतलब ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। आ जाओ, ये हो गया पीएन जंक्शन, ये हो गया पीएन जंक्शन। ध्यान से देखो, पी नेगेटिव पे मतलब ये रिवर्स बायस में है, पी पॉजिटिव में मतलब ये फॉरवर्ड बायस में है। बताओ, D1 रिवर्स में, D2 फॉरवर्ड में। D1 रिवर्स में है, D1 रिवर्स में है, D2 फॉरवर्ड में। लो खत्म हो गया सवाल। कहां दिक्कत है यार? कहां दिक्कत है मुझे बताओ आप। देखो कौन से सवाल पे चल रहा हूं मैं, 25 सवाल तो मैंने कर दिए अभी। क्या आप इनको 1 घंटे में नहीं कर सकते थे? चलो 1 घंटा छोड़ो, 55-50 मिनट में कर तो सकते थे ना ये। आ जाओ अगला देखो, इसको देखो। 2 आइडेंटिकल पॉइंट मास है, पॉइंट आइडेंटिकल है मतलब मास सेम है, ठीक है। पी और क्यू सस्पेंडेड फ्रॉम 2 सेपरेट मासलेस स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है K1 K2, ऑसिलेट कर रही है, मैक्सिमम स्पीड इनकी सेम है। तो मुझे एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है, जरा गौर से देखना। AQ/AP बताना है, AQ/AP बताना है। आ जाओ, मैक्सिमम स्पीड सेम दे रखी है। क्या होती है मैक्सिमम स्पीड? A ओमेगा सेम दे रखा है। तो बच्चों A ऑफ P इंटू ओमेगा ऑफ P बराबर हो जाएगा A ऑफ Q और ओमेगा ऑफ Q। ओमेगा होता है मेरे बच्चों √K/m के बराबर। मास तो सेम है, मास तो सेम है, तो जो ओमेगा है वही √K चलेगा, मास तो सेम है। तो AP इंटू √KP बराबर हो जाएगा AQ इंटू √KQ। आपको आराम से, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बच्चों AQ/AP। तो AQ/AP इसको नीचे लेके गए तो इसको इधर लेके आओ, ये बन जाएगा √KP/KQ। P और Q का स्प्रिंग कांस्टेंट, P और Q का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा? P और Q का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 डाल दो बच्चों, तो √K1/K2 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं कर सकते थे अपन इस सवाल। अगला चलो नेक्स्ट। एन ओपन पाइप एट द बोथ एंड्स, दोनों एंड खुले हुए हैं बच्चों। उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या याद नहीं कराई थी आपको? ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो किसके बराबर होती है? V/2L के। ठीक है सर। अब क्या कह रहा है? इसको पानी में डिप कर दिया और हाफ ऑफ द इस लेंथ पानी में डुबो दी। आ जाओ बच्चों, तो L/2 का ये क्लोज ऑर्गन पाइप बन गया,
L/2 का क्लोज ऑर्गन पाइप बन गया। तो एफ डैश किसके क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल बोलो V/4L, लेकिन लेंथ कितनी है L/2 के बराबर। काट दो इसको, ये आ गया V/2L। लो पहले भी V/2L था, बाद में भी V/2L है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। सब करा रखे हैं, ये सब करा रखे बच्चों, सब AIEEE की पुरानी प्रॉब्लम है ही है। क्या नहीं कर सकते थे अपन ये? नेक्स्ट इसको देखो, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट प्लेस बिटवीन द टू क्रॉस पोलराइड। क्रॉस पोलराइड की भी तुम्हारे को ट्रिक बता रखी है, बस थोड़ा सा फंडा ये है, ये 22.5 एंगल है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा बच्चों। क्लोज पोलराइड की इंटेंसिटी मैंने क्या बताई थी ट्रांसमिटेड लाइट की, वो होती है I0 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये बताया था मैंने आपको क्रॉस पोलराइड में। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास थीटा 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री की वैल्यू हमें आती नहीं, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं वहां पे। अगर मैं इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट ऑफ होल स्क्वायर। बच्चों ये साइन 2 थीटा बन गया, लो ये बन गया I0/4 साइन 2 थीटा दैट ऑफ होल स्क्वायर। अब रख दो, अब देखो 22.5 रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 बन जाएगा, बस इतना सही तो है। I0/4 साइन 45 मतलब 1/√2 दैट ऑफ स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर करूंगा 1/2 आ जाएगा, दैट मींस आंसर आ गया I0/8। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर 3। क्या ये नहीं कर सकते थे हम? क्या ये नहीं कर सकते थे? देखो कौन से सवाल में चल रहा हूं, आप खुद देखते रहो। 28 तक तो मैंने अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं देखा जिसमें तुम लोग अटक सको। भाई ऐसा कोई धुआंधार क्वेश्चन नहीं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आएगा ही। नेक्स्ट अगला सवाल, एसी सर्किट। एसी सर्किट का सबसे अच्छा सवाल, 220 वोल्ट दे रखा है, 50 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है। आ जाओ, सबके डेटा लिखो। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको 20 ओम। आ जाओ, कैपेसिटर मतलब XC दे रखा है आपको 25 ओम, एंड इंडक्टर का दे रखा है 45 ओम। क्या सिखाया था मैंने तुम्हारे को? सबसे पहले Z निकालो। Z किसके बराबर होता है? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आ जाओ, रूट ऑफ R स्क्वायर ये हो गया बच्चों 20 का स्क्वायर 400 प्लस XL माइनस XC। 45 में से 25 जाएगा, 20 बचेगा, 20 का स्क्वायर करोगे तब भी 400 आएगा। ये बन गया आपके पास 800। 800 को क्या लिख सकते हो बच्चों? ये हो गया 10√8, इसको लिख सकते हैं 20√2। ये तो Z आ गया आपके पास। अब क्या चाहिए भैया आपको? द कॉरस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट एंड द फेज एंगल बिटवीन द। अच्छा पहले तो करंट निकाल लो। I किसके बराबर होता है? I RMS निकालना है तो लिखूंगा VRMS/Z। VRMS बोलो 220 डिवाइडेड बाई 20√2। आ जाओ, 0 से 0 कट गया, ये हो गया बच्चों 11। 1/√2 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। अब यही तो तरीका है, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। आ जाओ, तो 11 को 7 से करूंगा तो 11 7 77 मतलब 7.8 के लगभग बनेगा। ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से एक आंसर है। tan थीटा निकाल लेता हूं। tan फाई किसके बराबर होता है? जल्दी बोलो, सब रटवा रखा है। tan फाई किसके बराबर होता है? XL माइनस XC/R के। XL माइनस XC/R। आ जाओ, XL करो, XL माइनस XC करो, कितना बना 20, नीचे R भी कितना है 20, बन गया 1। tan थीटा 1 कब आता है? जब थीटा 45 आता है, तो 7.7 लगभग, और आपके पास बनेगा थीटा 45। ये रहा ऑप्शन। क्या नहीं कर सकते थे ये सवाल? क्या ये सवाल हम नहीं कर सकते थे? अभी तक मैं कौन से क्वेश्चन में आया हूं आप देखते रहना, बस 29 क्वेश्चन में आया हूं अभी तक। 29 में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिसमें आप उसको टफ मान सको। नेक्स्ट आ जाओ, ये एक अच्छा सवाल मैं मान सकता हूं, ये एक अच्छा सवाल मान सकता हूं, लेकिन ये भी ट्रिक बेस्ड पर है। ये एक मैं अच्छा सवाल मान सकता हूं, लेकिन ये भी ट्रिक बेस्ड पर है। सवाल पढ़ो। एक कैपेसिटर है जो एयर में रखा हुआ है और उसका बीच में अपने दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिए, 3D/8 और D/2, ठीक है। इसकी वजह से जो एयर में कैपेसिटेंस था वो 2 टाइम्स लार्जर हो गया। बच्चों मैंने आपको सिखाया था जितने टाइम्स लार्जर होता है वो K इक्विवेलेंट होता है आपका, मतलब K इक्विवेलेंट 2 दे रखा है। मुझे बताना है, और कुछ नहीं था हवा में उस टाइम पर थी, तो K1 की वैल्यू 1.25 K2 है, तो मुझे K1 बताना है कितना होगा। 1.25 का मतलब भी आपको वहां एग्जाम में पता होना चाहिए। 1.25 का मतलब होता है 10/8, ये दे रखा है आपको, और मुझे K1 निकालना है, ठीक है। मुझे K2 को रिप्लेस मारना पड़ेगा। पहले तो डायग्राम बना लो। ये रहा एक कैपेसिटर, इसके बीच में मैंने एक प्लेट डाली जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था, और उस K1 की जो वैल्यू है, वो जो डिस्टेंस है वो है 3D/8। दूसरा K2 डाला मैंने D/2 में, दूसरा K2 डाला मैंने D/2 में, D/2 में। बच्चों पूरा नहीं भरा, अभी हवा बाकी है। हवा कितनी बच गई? ये D/2 है तो बचा हुआ D/2 होना चाहिए। ये 3D/8 है, मतलब ये बच गया आपके पास D/8, और यहाँ पर एयर है, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। बस क्या सिखाया था क्या सिखाया था बच्चों? K इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? समीशन T डिवाइडेड बाय समीशन T/K। क्या ये सिखाया था? नहीं सिखाया था आपको? वैल्यू रख दो, बस आंसर तैयार पड़ा है। K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 2 इक्वल टू समीशन T, 3 सबका सम D के बराबर ही आएगा बच्चों। नीचे बच्चों इधर देखो, T/K है, मतलब 3D/8 K1। इसके लिए क्या लिखूंगा? D/2 K2 प्लस D/8, और डाइलेक्ट्रिक तो 1 है उसको छोड़ो। अब मुझे बच्चों K1 निकालना है, तो मुझे K2 की जगह रखना पड़ेगा
K2 की जगह रखना पड़ेगा 8K1/10, 8K1/10, 8K1/10 रख दो उसकी जगह, 8K1/10 रख दो। आ जाओ, तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों, 2 किसके इक्वल हो जाएगा, देखो D तो उड़ाई दो, पहले D तो उड़ाई दो, ऊपर क्या बच गया 1, नीचे बन गया 3/8K1 प्लस बच्चों 1/2, K2 की जगह रख दूंगा मैं 8K1, 8K1 ऊपर चल जाएगा 10, ठीक है, और यहां बच गया आपके पास 1/8। आ जाओ बच्चों, काट दो इसको, ये कितनी बार कट गया, 5 बार। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे को एक चीज दिख रही होगी, 8K1 यहां से कॉमन ले लो, 8K1 यहां से कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, अंदर बच गया आपके पास 3 प्लस 5 प्लस बन गया 8 से 8 कट गया, मतलब आपके पास बन गया K1, 8K1 चला गया ऊपर, 8K1 चला गया ऊपर, नीचे बच गया आपके पास 8 प्लस K1, और ये सब किसके बराबर है, ये बराबर है 2 के। क्या मेरी बात क्लियर है? बस अब तो सॉल्व कर लो बच्चों, ये कितनी बार कट गया, 4 बार, तो 4K1 की जो वैल्यू बराबर आई, 4K1 की जो वैल्यू बराबर आई वो आई 8 प्लस K1 के। K1 को माइनस करो, 3K1 की वैल्यू आ गई आपके पास 8, K1 की वैल्यू आ गई 8/3। अब यहां गलती करोगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बच गया 2 हो गया 20, मतलब बन गया 2.66, 2.66, ये 2.33 मत कर देना, 2.66, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आ गया। कहां दिक्कत है यार, ये थोड़ा मैं मान सकता हूं कि ये कैलकुलेटिव था, हाँ, बट हो सकता था, ये नहीं कहो कि साला IIT एडवांस से 10 गुना पेपर, कहां का IIT एडवांस भाई, IIT एडवांस का पेपर देखा है जो लोग बोल रहे हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ये सवाल भी मैंने आपको क्लासरूम में करा रखा है, बस ये बोला था कि एक बार इसको देख जाना, ये नहीं बोला था कि आएगा, देखो ये नहीं बोला था कि आएगा, बट करा तो रखा है। क्या बताया था, सर्किट को पिंच कर दो, उसके बाद सॉल्व करो। आ जाओ, मुझे CD में से करंट निकालनी है, 50 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। आ जाओ बच्चों, इस सर्किट को पिंच करोगे तो ये दोनों के दोनों से आपको पैरेलल में दिखाई देंगे, तो 3 × 1 डिवाइड बाय 3 + 1, दैट मीन्स आपके पास बन गया एक रेजिस्टेंस 3/4 का। आ जाओ, ये बनेगा 8, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 दोनों को जोड़ा 6, मतलब 8/6, काटोगे तो आपके पास आ गया 4/3, तो दूसरा रेजिस्टेंस आ गया 4/3, दोनों सीरीज में आ गए। पहले इक्विवेलेंट निकाल लो, LCM आ गया आपके पास 12, 4 तारीख 12, 3 तारीख 9, और 3 चौक 12, 4 चौक 16, दैट मीन्स ये आ गया आपके पास 25/12, ये तो R इक्विवेलेंट आ गया। आ जाओ, पहले करंट निकालो, I = V/R, V की वैल्यू बोलो 50, ये रही 50, R की वैल्यू बोलो बच्चों 25/12, काटूंगा इसको 2 बार, 12 को ऊपर ले जाऊंगा, 24 एम्पियर की करंट आ रही है। बस अब डिवाइड करना आना चाहिए, बस डिवाइड करना आना चाहिए। यहां से 24 एम्पियर की करंट आई, यहां से 24 एम्पियर की करंट आई, मान लो इसमें I1 गया, इसमें I2 गया। I1 निकालने का तरीका क्या बताया था, I1 निकालने का तरीका क्या, सामने वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 3 और 1 4, टोटल करंट कितनी है 24 की, 4 × 24, 6 3 18, मतलब इसमें से 18 एम्पियर की करंट गई, टोटल 24 आ रही थी, 18 इसमें गई तो 6 इसमें गई। अब देखो, अपन ने जो क्लास में सोल्व किया था वहां सिमेट्री थी, अपन ने जो सवाल सोल्व किया था वहां पे सिमेट्री थी, यहाँ सिमेट्री नहीं है, कोई बात नहीं, ये 18 6 को जोड़ो आप, वापस 24 इसमें आ जाएगा। अब मान लो इसमें I3 करंट है, इधर से टोटल 24 आ रहा, I3 निकालना, I3 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप ही तो ज्यादा है, I3 निकाल लो। सामने वाला रेजिस्टेंस 4, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6, और टोटल आ गया 24, ये बन गया आपके पास 4, दैट मींस आ गया 16, इसमें 16 जा रही है। अब इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, जंक्शन रूल लगा लो, 18 आ रही थी, 16 इधर जा रही है, इसका मतलब 2 इसमें से जा रही होगी, और आपको 2 ही पूछा है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या नहीं कर रखे अपन ने सवाल भाई साहब, इससे बड़े बड़े और भयंकर भयंकर सवाल कर रखे हैं अपन ने यार भाई। नेक्स्ट इधर देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कटिंग के सवाल नहीं करा रखे मैंने। एक स्पेयर है रेडियस R का, लार्जर है, जिसमें से मैंने 2R वाले में डायमीटर का एक स्पेयर काट दिया, मतलब इसकी रेडियस 2R थी और जो काटा है उसकी रेडियस R है, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्पेयर, मतलब I कटिंग, एक तो वो बताना है आपको कितना होगा, दूसरा रेस्ट पार्ट मतलब I रिमेनिंग। ये मैंने दोनों करा रखे हैं क्लास में, बस आपको सवाल पूछा I कटिंग बाई I रिमेनिंग कितना होगा, I कटिंग बाई I। पहले तो कटिंग का मास लिख लो, आ जाओ मेरे बच्चों, M कटिंग आपको ये पूछा है, आपको ये पूछा है M कटिंग। M कटिंग कैसे लिखूंगा बच्चों, मैंने आपको बताया था स्पेयर के लिए M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R³ के। R आपने आधा कर दिया, क्योंकि पहले 2R था, आपने R रेडियस का काटा, तो आधा करूंगा बच्चों, तो ये बन गया 1/2 दैट ऑफ क्यूब, दैट मीन्स बन गया 1/8। तो इसका मतलब अगर इसका मास M था तो जो कटिंग का मास है वो M/8 है। आ जाओ, पहले तो कटिंग वाले से निकाल लो, पहले तो कटिंग वाले से निकाल लो। कटिंग वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा बच्चों, इसके टेंजेंट से जा रहा है, दैट्स कॉल्ड 7/5 mr²। M की जगह रखूंगा M/8 और ये रख दिया मैंने R², तो ऊपर बन गया बच्चों 7 mr² डिवाइडेड बाय 40। ये तो कटिंग का आ गया बच्चों। रिमेनिंग कैसे निकालूंगा, रिमेनिंग कैसे निकालूंगा, पूरे में से कटिंग को माइनस कर दूंगा, पूरे में से कटिंग को माइनस कर दूंगा, I पूरा
माइनस आई कटिंग। ठीक है, आई पूरे में से आई, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे का इस वाई एक्सिस से बच्चों इसके डायमीटर से ही जा रहा है, दैट मींस ये 2/5 mr² बनेगा आराम से। m r स्क्वायर, r इसका 2r है, दैट मींस बन जाएगा 4r² माइनस आई कटिंग। अब निकालना मत, निकाल रखा ऑलरेडी आई कटिंग, कितना है 7 mr² बाई 40। ठीक है, ये बन गया बच्चों 8 mr² बाई 5 माइनस 7 mr² बाई 40। एलसीएम ले लो 40, ये 5 8 8 8 64 माइनस 7 mr², ये बन गया 57 mr² बाई 40। दोनों का रेशियो ले लो। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आई कटिंग है 7 mr² बाई 40 और जो रिमेनिंग है वो 57 mr² बाई 40। mr² बाई 40 से mr² बाई 40 कट जाएगा, रेशियो लेते समय ऊपर बच जाएगा 7 और नीचे बन जाएगा आपके पास 57। क्या ये नहीं कर सकते थे क्या यार अपन? ये कर सकते थे मेरे बच्चों। मैं 32 क्वेश्चन में चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। अभी तक मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं देखा है जिसमें मैं ये कह दूं कि नहीं वो आईआईटी एडवांस का सवाल है ना, पढ़ाना पड़ता है उसके लिए क्लास में, बस यही है। नेक्स्ट, इसको देखो बच्चों, क्या ये सवाल अपने नहीं करा? कूलाम्स लॉ का सबसे बेस्ट सवाल है ये, और ये AIEEE का PYQ है, AIEEE का PYQ है कूलाम्स लॉ का सवाल। ध्यान से देखो, 2 आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर A एंड B, चार्ज स्पेयर है A और B। आ जाओ, ये एक A है और एक B है, आइडेंटिकल चार्ज है, मैं इस पे भी Q मान लेता हूं, इस पे भी Q मान लेता हूं। ठीक है, ईच स्पेयर Q एंड द फोर्स बिटवीन द F। ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स F है और फोर्स की वैल्यू लिख दूंगा KQ² बाई R²। मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस R थी। थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्पेयर, ठीक है, A से पहले जुड़ा फिर B से जुड़ा। आ जाओ, मान लो अनचार्ज था C जिस पे चार्ज 0 था, C को पहले A से जोड़ूंगा, C और A कनेक्शन में, तो बताया था क्या Q1 प्लस Q2/2 करते हैं, तो Q प्लस 0/2 करूंगा तो A पर भी आ जाएगा Q/2 और C पर भी आ जाएगा Q/2। अब C और B को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, C और B को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आ जाओ, C और B को कनेक्ट करेंगे। B पर पहले से Q चार्ज है, अब इस पे Q/2 आ गया, Q प्लस Q/2 दैट मींस 3Q/2/2, कि आप लिखते हो Q1 प्लस Q2/2। Q1 प्लस Q2 करूंगा तो 3Q/2/2 करूंगा तो 3Q/4। इसका मतलब C पर भी 3Q/4 आ जाएगा और B पर भी 3Q/4 आ जाएगा। अब तुम्हारे को बोल रखा है कि अब A और B के बीच में नया फोर्स बताओ कितना है। आ जाओ, इस A और B को पकड़ लो, दोनों को उसी डिस्टेंस पे रखना है, तो नया फोर्स हो जाएगा बच्चों K इंटू Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइड बाई R²। KQ² बाई R², वो तो F ही बन गया। इधर देखो 3/8 दैट मींस ये बन गया आपके पास 3F/8। बच्चों को आंसर भी याद रहता भाई इसका, तुम क्या नया सोच रहे हो क्या? बच्चों को इसका आंसर भी याद रहता है, बच्चों को इसका आंसर भी याद रहता है। क्या नहीं कर सकते थे अपने ये सवाल? कौन से क्वेश्चन में चल रहा हूं देखते रहना, 33 में चल रहा हूं अभी। नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स F टुवर्ड्स द ओरिजिन। इन बोर मॉडल चल गया, मतलब सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। F इज टू होता है mv²/r। ठीक है, टू डिस्क्राइब द मोशन द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट एंड द पार्टिकल स्पीड v किस किस पे डिपेंड करेगी। आ जाओ बच्चों, यहां से देखोगे आप v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मैंने सिखाया था एंगुलर मोमेंटम लगाओ, mvr बराबर होता है nh/2π के बराबर। ध्यान से देखोगे v इंटू आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। r की जगह v² डाल दो, r की जगह v² डाल दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n हो जाएगा, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n⁻⁻⁴। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n⁻⁻⁴। कौन सा ऑप्शन है? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये दो तो हट गए, इन दोनों में से एक है। चलो r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? v² के। v खुद किसके? n⁻⁻⁴। स्क्वायर मार दो n⁻⁻⁴ का, स्क्वायर मारोगे तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n⁻²/3। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ये रहा ऑप्शन। कहां दिक्कत है? कहां दिक्कत है मुझे बताओ आप, कहां दिक्कत है भाई? चलो 34वें सवाल में आ गया हूं, देखते रहना आप। 34 में आ चुका हूं, 34 में इसको देखो। क्या ये कंडक्शन में ट्रिक नहीं बता रखी थी? अभी देखो, मैंने आपको क्या 3 आइडेंटिकल दे रखे हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, T1 T2 टेम्परेचर है इनका जंक्शन का, मुझे T1 और T2 का रेशियो बताना है। क्या सिखाया था? इनको रेजिस्टेंस में बदलो। रेजिस्टेंस लिखने का तरीका L/KA होता है। अब देखो, यही तो दिमाग है कैलकुलेशन सोल्व करने का। बच्चों अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को R मानता हूं, तो बच्चों इसका K आधा है, इसका K इसके कंपैरिजन में आधा है। आधा करूंगा तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, दैट मींस इसको 2R मान लेते हैं और 2K वाले को तो R है। सीरीज में आ गए तीनों। जब T1 निकालना है तो ये R और ये 3R मान लेता हूं। आ जाओ, क्योंकि दोनों सीरीज में आ जाएंगे। जब आप T1 निकालोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस बनेगा, ये बनेगा आपके पास R और ये बनेगा आपके पास 3R, और इस जंक्शन का टेम्परेचर दे रखा है 3T और इसका दे रखा है T। जंक्शन का टेम्परेचर निकालने का तरीका समीशन θ/r डिवाइड बाय समीशन 1/r। θ/r करो बच्चों, θ/r करो, 3T/r प्लस T/3R
नीचे सबका 1/r करो, मतलब 1/r प्लस 1/3r। आ जाओ बच्चों, r r r r ये तो कट गए। आ जाओ ऊपर कितना बना बच्चों, 3 3 जा 9 और 9 और 1 बन गया 10, दैट मीन्स ऊपर बन गया 10t/3। नीचे 1 प्लस 1/3 बन गया 4/3, दैट मीन्स ये बन गया 10t/4, दैट मीन्स ये बन गया आपके पास 5t/2। ये तो आपके पास t1 आ गया, ये तो आपके पास t1 आ गया। अब मुझे मान लो t2 निकालना है, t2 निकालना है मतलब ये इन दोनों को एक तरफ कर लो, इसको एक तरफ कर लो, 2r और r को करूंगा तो 3r और 3r और r एक तरफ हो जाएंगे। आ जाओ दूसरा कैसे सोल्व करूंगा, दूसरा कैसे सोल्व करूंगा, ध्यान से देखो। जब मुझे t2 निकालना है, जब मुझे t2 निकालना है तो t2 ये निकालना है तो 3r को कर दूंगा इस साइड, r को कर दूंगा इस साइड, ये रहा आपके पास 3t, ये बन गया आपके पास t। अगेन यही फॉर्मूला वापस चला दो, t2 की वैल्यू आ गई समीशन थीटा/r, नीचे आ गया समीशन 1/r। थीटा/r करो मेरे बच्चों, 3t/3r करूंगा तो बन जाएगा t/r प्लस t/r, नीचे सबका 1/r, दैट मीन्स 1/3r प्लस 1/r, r r r r ये तो कट गए। ऊपर t और t बन गया बच्चों 2t, 1 प्लस 1/3 बन गया आपके पास 4/3, ऊपर ले जाओ बच्चों ये बन गया 60/4, काट दो इसको, ये आ गया आपके पास 3t/2। लो ये t2 आ गया, दोनों का रेशो पूछा है, ये t1 है ये t2 है। जरा गौर से देखो बच्चों, दोनों का रेशो लूंगा t/2 तो कट जाएगा, 5 ऊपर 3 नीचे, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा 5/3। कहां दिमाग लगाने की जरूरत है यार, कहां दिमाग लगाने की जरूरत है। हाँ थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव मान सकते हो, टफ नहीं बोलते बच्चों इन सवालों को, इनको कैलकुलेटिव बोलते हैं। कि तो पेपर अगर आप बोलते हो लेंदी है, आई से यस। अगर आप बोलते हो पेपर टफ है 2-4 सवाल को छोड़ के, तो आई से रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। आपको ऐसे सवाल नहीं कराए हुए हैं, आपको ऐसे सवाल कॉपी में नहीं करवाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंडिया तैयारी नहीं कर रहा है। आ जाओ नेक्स्ट, इस सवाल को देखो, इधर देखो बच्चों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो। सवाल पढ़ो, एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर और इतने मोल्स थे, मैंने कुछ ऑक्सीजन बच्चों उसमें से विड्रॉ कर ली, जिसका गॉस प्रेशर दे रखा है 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ द ऑक्सीजन बताना है कितना विड्रॉ करा। इधर देखो मेरे बच्चों, अगर मैंने एक सिलेंडर लिया और उसमें से मैंने कुछ गैस अमाउंट विड्रॉ कर लिया, पहले तो गैस का प्रेशर लिखो, पी गैस क्या होता है बच्चों, पी नॉट। देखो पहले गॉस प्रेशर की डेफिनेशन लिख लो, ज्यादा समझ में आएगा। गॉस प्रेशर क्या होता है, गॉस प्रेशर क्या होता है बच्चों, पी गॉस होता है बच्चों पी गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गॉस प्रेशर दे रखा है आपको, गॉस प्रेशर दे रखा है 11 एटमॉस्फेरिक, मतलब 11 पी नॉट के बराबर। तो 11 पी नॉट प्लस पी नॉट बराबर पी गैस हो जाएगा। तो पी गैस आ गया आपके पास 12 पी नॉट के बराबर। आ जाओ, पहले मैं निकालूंगा बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके, मैंने सिखा भी रखा आपको क्लास में। पहले आप आइडियल गैस यूज करके रिमेनिंग मोल्स निकाला करो। मैं लिखूंगा पीवी बराबर एनआरटी। आ जाओ, तो मैं एन रिमेनिंग निकाल लेता हूं। अब ध्यान से, सर रिमेनिंग क्यों निकालते हो आप, इधर देखो, मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था, आपके पास टोटल मोल है, अगर आप रिमेनिंग मोल निकाल दोगे तो टोटल में से रिमेनिंग माइनस करोगे तो आपने जितना विड्रॉ किया वो आपका आंसर आ जाएगा। आ जाओ, तो एन रिमेनिंग बराबर हो गया पीवी बाई आरटी। इसको सोल्व करना है। प्रेशर 12 पी नोट के बराबर है, तो 12 ऐसा का ऐसा, पी नोट की जगह रख दिया 10⁵। वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। आर की जगह आपको ट्रिक दे रखी है 100/12 यूज करना है, ये रख दिया मैंने 100/12। टेम्परेचर 27 दे रखा है, मतलब आपको 300 यूज करना है केल्विन में। ये आपके पास आ गया रिमेनिंग मोल। आ जाओ बच्चों, 100 ही तो करना है। आ जाओ, 1 2 3 4 बच्चों, ये बच गया आपके पास 10। 12 को ऊपर ले जाऊंगा, ये 0 0, ये बन गया 10⁻⁻⁻1। आ जाओ, अब सोल्व कर लो बच्चों, 3 से 3 भी कट गया। लो 12 और 12 हो गया बच्चों 144, और नीचे डिवाइड करना है 10 का, मतलब ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 14.4। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 14.4। अभी रुको, अभी आंसर नहीं आया है, ये रिमेनिंग मोल है। मेरे पास टोटल मोल कितने थे 18.2। आ जाओ मेरे बच्चों, 18.2 में से माइनस करने मुझे 14.4, कितना बन गया बच्चों, 12 में से 4 गया 8 बच्चों, यहाँ हो गया 7, 7 में से 4 गया 3, मतलब मेरे पास 3.8 मोल मैंने इसमें से विड्रॉ कर लिए। आपको मोल नहीं पूछे, यही तो सवाल की ट्रिक है, आपको मोल नहीं पूछा, आपको मास पूछा है बस। अब मोल का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, मोल होता है ग्राम में मास अपॉन मोलर मास। आ जाओ, मेरे को मास ग्राम में निकालना है, तो मैं मोल इंटू मोलर मास कर दूंगा। मोल कितने हैं, मोल कितने हैं 3.8, मोल कितने हैं 3.8। अच्छा, मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, मेरे बच्चों दे ही रखा है आपको 32 है। और आपको पूछा है मेरे बच्चों, देखो आपको पूछा है केजी में, मोल वाला जो ग्राम में आता है, मास ग्राम में आता है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, मतलब 38 × 32 × 10⁻⁻4। आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनो, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.116। तो क्या ये सवाल में नहीं कर सकता था, क्या ये सवाल में नहीं कर सकता था, बोलो।
इतनी कैलकुलेशन मैं मानता हूं 1 मिनट में नहीं होती, पर बच्चों अपन ये नहीं कह सकते कि ये पेपर टफ था। कैलकुलेशन को टफ नहीं बोलते हैं यार, एक ही लाइन की फिजिक्स है, बाकी सब तो मल्टीप्लाई डिवाइड है, बाकी सब तो मल्टीप्लाई डिवाइड है भाई। चलिए आगे नेक्स्ट, इसको देखो बच्चों, एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग ऑफ मास सिस्टम। बच्चों डैम्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल है, इस स्प्रिंग कनेक्टेड टू अ बॉक्स विद द सैंड। बच्चों एक स्प्रिंग मैंने कनेक्ट करी और उसमें मैंने बच्चों रेत भर दी और वो रेत जो है वो लीक कर रही है वहां। जैसे जैसे रेत लीक करती जाएगी मेरे बच्चों, तो इसका मास कम होता जाएगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है √k/m। मास कम होगा मेरे बच्चों तो इसका ओमेगा बढ़ता जाएगा, ओमेगा बढ़ता जाएगा, तो ओमेगा बढ़ता हुआ जाना चाहिए। लो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आ जाओ अब एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे जैसे मास कम होता जा रहा है, आगे जाते जाते इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, मास कम होता जा रहा है, आगे जाते जाते एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी, मतलब जितनी दूरी तक ये पहुंचना चाहता था उतनी दूरी तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा, और उतनी दूरी तक पहुंच नहीं पाएगा मतलब एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अब ऐसा देखो जिसमें ओमेगा बढ़ रहा होगा और एम्पलीट्यूड कम हो रहा होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें ओमेगा बढ़ रहा होगा और एम्पलीट्यूड कम हो रहा होगा? ये ओमेगा बढ़ रहा है, ये एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। लो ये आपका आंसर हो गया। तो नए थिंकिंग क्वेश्चन भी थे, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ रट्टाफिकेशन में नहीं था, कुछ लॉजिकल भी होते हैं भाई। नेक्स्ट इसको देखो, दो सिटी है एक्स और वाई। बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबको आंसर याद होते हैं इसके। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबको आंसर याद होते हैं इनके, पर आपने सॉल्व ही नहीं किए हैं। आ जाओ नेक्स्ट, अभी देखो करके बताता हूं। दो सिटीज है एक्स एंड वाई कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विद बस लिविंग आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। ठीक है, एक गर्ल जा रही है स्कूटी पर विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। आ जाओ बच्चों, एक गर्ल जा रही है, ये गर्ल जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। सॉरी टेम्पू क्यों बनाया? हाँ गर्ल टेम्पू में जा रही है बच्चों, विद स्पीड ऑफ 60 विद डायरेक्शन ऑफ x to y। नोटिस दैट द बस गोस पर पास्ट हर अवे इन द 30 मिनट्स। बच्चों मतलब बस की स्पीड ज्यादा है, वो उसको क्रॉस करती हुई जा रही है हर 30 मिनट्स में, तो मान लो इसकी स्पीड v है और इसमें लगे आपको 30 मिनट्स। इस पूरे ड्यूरेशन में मान लो डिस्टेंस d थी, इसमें आपको लगे 30 मिनट। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। बताओ क्या बनेगा? v - 60 सिखा रखा है, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं स्पीड माइनस हो जाती है, इनटू टाइम। टाइम चाहिए बच्चों आवर में, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा है। टाइम चाहिए आवर में, कितने बच्चों? 30 मिनट। 30 मिनट का आवर बनाऊंगा तो बन जाएगा 1/2। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हर एंड एवरी 10 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है बच्चों, मतलब अब जो स्पीड बनेगी वो बनेगी v + 60 इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है मेरे बच्चों? 10 मिनट। 10 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करोगे ये बन जाएगा आपके पास 1/6। क्या करोगे? दोनों को इक्वल कर दो, v आ जाएगा, तो v - 60/2 बराबर v + 60/6। काट दिया इसको 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3v - 180 बराबर v + 60। इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2v बराबर 240, तो v की वैल्यू आ गई 120। चेक करो कौन से ऑप्शन में 120 है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। लो यही आंसर। टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। कौन कह रहा टाइम निकालो? भाई साहब एग्जामिनर कुछ सोच समझ के ही पेपर बनाता है। एक चीज निकालने पर आपका आंसर आ रहा है तो कहां दिक्कत है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर देखो। ये डायमेंशन का जो क्वेश्चन आया, पता नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग हाहाकार मचा रहे हैं, क्या आ गया क्या नहीं आ गया। जिसको ऑप्शन काटना आता है वो पेपर में मचा के आया है। इधर देखो, आपको कह रहा है कि टाइम जो है सरफेस टेंशन की पावर अल्फा, ए की पावर बीटा, ए कौन है बच्चों? एरिया, जिसकी पावर बीटा, डेंसिटी की पावर गामा और रेडियस की पावर डेल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मुझे बताना है अल्फा बीटा गामा डेटा या ए किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर तुम इस पे क्वेश्चन में उलझ गए तब तो हो गया आपका काम। अगर आपकी नजर बाज की है और सिर्फ इस पर है तो आप आंसर निकाल लोगे। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट मींस m1 L1 t - 2 डिवाइड बाय L1, तो L1 से L1 कट जाएगा तो m1 t⁻⁻2 दैट ऑफ पावर अल्फा। ठीक है, फिर है एरिया। एरिया की पावर होती है बच्चों L² दैट ऑफ पावर बीटा। ठीक है, फिर है बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी होती है बच्चों डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास के लिए तो लिखूंगा m1 और ये लिखूंगा L⁻³ दैट ऑफ पावर गामा। ओके, फिर है r। r कौन है मेरे बच्चों? r कौन है यहाँ पे? r रेडियस है, दैट मीन्स मैं लिखूंगा L1 डेल। देखो यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। सबसे पहले आपको बच्चों यहां से t सॉल्व हो रहा है, क्योंकि t⁻ आपके पास 1 है, तो मैं लिखूंगा -2 अल्फा दैट ऑफ इज इक्वल्स टू 1, तो अल्फा की पावर वैल्यू आ गई -1/2। कहां है अल्फा की पावर, अल्फा की वैल्यू -1/2? ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। लो दो तो मैंने एक से उड़ा दिए। आ जाओ अब बच्चों लेंथ सॉल्व करते हैं। आ जाओ लेंथ सॉल्व करते हैं। लेंथ के अलावा मेरे हिसाब से आपको अब मास सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मास 2 है।
तो मैं लिखूंगा बच्चों अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा के बराबर, मतलब गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। चेक करो गामा किस में 1/2 है, इन दोनों में से गामा किस में 1/2 है, इसमें -1/2 है। ये गलत हो गया, लो आपका आंसर आ गया। कौन सा बड़ा सवाल है मुझे बताओ, कौन सा बड़ा क्वेश्चन है ये? मैंने तो दो चेक करके ही निपटा। अब चेक करके निपटाना तुम साला ईगो में ले जाओ, नहीं पूरा सोल्व करके निकालूंगा भाई। पीएचडी नहीं करना है, पीएमटी करना है। चलिए आगे नेक्स्ट, इसको देखो बच्चों। कंसिडर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। 10 VSD बराबर है 9 MSD के। बच्चों हर सवाल में ही यही मिलता है। 10 VSD बराबर आ गया 9 MSD के, तो 1 VSD बराबर आ गया 0.9 MSD के। आ जाओ, सबसे पहले निकालो लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका मैंने बता रखा है, 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर। आ जाओ, 1 MSD ऐसा का ऐसा, VSD के रख दूंगा 0.9 MSD, दैट मीन्स आपके पास बन जाएगा 0.1 MSD के बराबर। 0.1 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितने का बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर का है, तो 0.1 रखूंगा तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। आ दो, एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल 0.1 पे है। इसका मतलब मेरे बच्चों ये मेन रीडिंग में से माइनस हो जाएगा, ये मेन रीडिंग में से माइनस हो जाएगा। तो आपको मेन रीडिंग इतनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। मुझे क्या पूछा है? मुझे पूछा क्या है कि डायमीटर में कितना करेक्शन आएगा। आए बच्चों कैसे लिखोगे आप लोग? सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग कितनी है मेरे बच्चों, क्या सिखाया था? सबसे पहले लिखो मेन स्केल रीडिंग प्लस जितने उस पे ओवरलैप कर रहे हैं, कितने नंबर कोइंसाइड कर रहे हैं बच्चों? 8। ये रहे 8। डेटा उठाना क्वेश्चन में से इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना? 0.01 प्लस 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 तब करते थे जब आपके पास नेगेटिव जीरो एरर आता था। आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर, इसका मतलब मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब माइनस कर दूंगा 0.1। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आ जाओ, ये हो गया मेरे बच्चों 5 प्लस 0.01 को 8 से करूंगा तो 0.08 माइनस 0.1। 5 में से 0.1 गया तो आपके 5 में से 0.1 गया तो 4.9 प्लस 0.08। 4.9 में 0.08 जोड़ो, 4.9 तो ये बन गया आपके पास 4.98। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपके पास आ गया 3rd। क्या ये सवाल अपने नहीं करे हुए हैं? क्या ये सवाल हमारे नहीं करे हुए हैं? बताओ, सीधे सीधे हैं यार। फॉर्मूले, जिसको फॉर्मूला याद है वो कर सकता है भाई, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट, इसको देखो। कंटेनर हैज द 2 चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम V1 इतना, V2 इतना। ठीक है, एक पार्टीशन लगा रखा है, मैंने बता भी रखा है। पार्टीशन लगाते हैं तो दो ही चीजें लगाते हैं मेरे बच्चों, या तो मोल कंजर्वेशन या आप लगा सकते हो इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन। इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। अच्छा, थर्मल इंसुलेटर, द चेंबर कंटेन नंबर ऑफ मोल इतने हैं, दूसरे में मोल इतने हैं। ठीक है, पहले में प्रेशर इतना है, दूसरे में प्रेशर इतना है। अगर दोनों में पार्टीशन रिमूव कर दूंगा तो गैस मिक्स हो जाएगी। गैस मिक्स हो जाएगी तो मुझे बताना है इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना होगा। मैंने आपको दो चीजें सिखाई थी क्लास में, एक तो बताया था मोल कंजर्वेशन लगाओ, एक तो बताया था मोल कंजर्वेशन लगाओ, एक मैंने बताया था आपको इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। दोनों मैंने आपको एक चीज सिखाई थी मेरे बच्चों, दोनों मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। जब टेम्परेचर दे रखा हो, जब टेम्परेचर गिवन हो तो मोल कंजर्वेशन लगाते हैं, और जब टेम्परेचर गिवन नहीं हो तो आप इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हो। इसको उठाओ क्योंकि टेम्परेचर है ही नहीं। क्या? अच्छा, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो सर, या तो F/2 PV या F/2 nRT। टी तो है ही नहीं, तो मेरे को F/2 PV करना पड़ेगा। तो बच्चों F/2 PV, F/2 तो कट जाएगा। इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या? इंटरनल एनर्जी पहले की प्लस इंटरनल एनर्जी दूसरे की बराबर इंटरनल एनर्जी मिक्सचर की। F/2 PV लिखूंगा तो सब तो उड़ जाएगा। F/2 तो यहाँ बन जाएगा आपके पास P1 V1, यहाँ बन जाएगा P2 V2, यहाँ बन जाएगा P टोटल इंटू V टोटल। खत्म है सवाल। बस P1 की वैल्यू बोलो, P1 की वैल्यू है 1। V1 की वैल्यू बोलो, V1 की वैल्यू बोलो 2। P2 की वैल्यू बोलो, P2 की वैल्यू है 2। V2 की वैल्यू सब दे रखा है क्वेश्चन में 3। P निकालना है, V टोटल करो, 2 और 3 कितना हो गया? 5। लो बच्चों कितना आ गया? ये हो गया 2, ये हो गया 6, नीचे आ गया 5। दैट मीन्स आपके पास आ गया 8/5। 5 1 जा 5 बच गया 3, हो गया 30। दैट मीन्स 1.6। कहाँ दिक्कत है यार? सब सिखा, अब याद आनी चाहिए ये चीजें यार। क्लासरूम की बातें याद आएंगी तभी काम होगा यार। हर चीज ट्रिक पर पढ़ा रखी भाई साहब। मोल कंजर्वेशन बता रखा है, जब टेम्परेचर गिवन हो तो मोल कंजर्वेशन लगाते हैं। इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हो? जब आपको टेम्परेचर गिवन ना हो। 41 कर चुका हूं मैं तुम्हारे सामने। चलिए आगे, अगला सवाल इधर देखो बच्चों। ये मैंने आपको बोला था कि IIT एडवांस का PYQ है एक तरह का, उसमें था। IIT एडवांस का PYQ है, उसमें था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता मेरे बच्चों। मैंने आपको क्या सिखाया था इधर देखो। अगर मैंने आपको बोला था रूट एनर्जी की वेलोसिटी देते हो आप, रूट एनर्जी की वेलोसिटी आप देते हो,
और अगर ये √5 से कम है तो ये बीच में ही कांटेक्ट तोड़ देगा, बीच में ही कांटेक्ट तोड़ देगा और ये यहां से ऐसे घूमता हुआ जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया था। अब आपको मैंने ये भी बोला था इस पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाता है लेकिन स्पीड 0 नहीं होती, स्पीड 0 नहीं होती। अगर ये V0 है और आपको ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहां पर स्पीड V है तो मुझे रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ V एंड द इनिशियल पोजीशन V0, दैट मींस V/V0 मुझे बताना है कितना होगा। ध्यान से देखो अब मेरे बच्चों, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था यहां से ये एंगल अल्फा होता था, ये V जो होता था √RG cos अल्फा के बराबर आता था। जहां cos अल्फा होता था मेरे बच्चों, जहां cos अल्फा होता था n-2/3 के बराबर, यहाँ cos अल्फा होता था n-2/3 के बराबर। बस वैल्यू रख दो बच्चों अल्फा। अब तुम्हारे को एंगल यहां से दे रखा है, बस ये सस्पेंस है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये 90 - थीटा हो गया और क्या हो गया, बस बाकी सब सही चल रहा है। आ जाओ पहले V की वैल्यू निकालो मेरे बच्चों, देखो आराम से। V0 की वैल्यू तो मुझे पता है √nRG के बराबर है, पहले V की वैल्यू निकालो। ये हो गया बच्चों RG, √nRG cos अल्फा। cos अल्फा की वैल्यू क्या लिखूंगा बच्चों, cos अल्फा की जगह रख दूंगा 90 - थीटा, तो V की वैल्यू आ जाएगी √RG sin थीटा के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलो, ठीक है। यहां पे तो n नहीं है, यहां पर तो n नहीं है, लेकिन बच्चों यहां n है, इस n को हटाना पड़ेगा। पहले इस n की वैल्यू निकालो। अल्फा की जगह रखूंगा cos 90 - थीटा बराबर n-2/3। ये हो गया मेरे बच्चों sin थीटा बराबर n-2/3। तो n-2 की वैल्यू आ गई आपके पास 3 sin थीटा, तो n की वैल्यू आ गई 2 + 3 sin थीटा। तो आपके पास V0 आ गया √2 + 3 sin थीटा इंटू RG। अब बस दोनों का रेशियो लेना है। √RG से √RG तो कट जाएगा, देखो √RG से √RG तो कट जाएगा। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा √sin थीटा, सारा चीजें रूट में चल रही है। नीचे बनेगा आपके पास 2 + 3 sin थीटा, और रूट में चल रहे हैं दोनों, इसलिए दोनों पे पावर हाफ लगा दी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 sin थीटा दैट ऑफ पावर हाफ। क्या ये नहीं करा है मैंने सवाल, करा रखा है सब, बस ये बोला था कि एक बार देख के जाना। चलो मान लो ये टफ है, मान लो इसको छोड़ भी दिया तुमने, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो करते भैया, बाकी तो करते। नेक्स्ट अगला सवाल, इसको देखो। A model of quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B state that the flux passing through the orbit electron is nh/e। आ जाओ, फ्लक्स क्या होता है मेरे बच्चों, वो होता है B × A। अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये लिख दिया मैंने πr² इज आपको दे रखा है nh/e के बराबर, nh/e के बराबर। इधर देखो, ये एक सोचने वाला सवाल था, B × πr² बराबर nh/e के बराबर, ये फ्लक्स की वैल्यू है, ठीक है। प्लांक क्वेश्चन दे रखा है इतना दे रखा है इलेक्ट्रॉन पे। अकॉर्डिंग टू द मॉडल द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट मतलब n की जगह आपको 1 रखना है। अच्छा, मैंने आपको चीज सिखाई थी बच्चों, m/l की वैल्यू q/2m दैट मींस e/2m के बराबर होती है। तो m की वैल्यू आ गई, ये m मैग्नेटिक मूवमेंट है, l एंगुलर मोमेंटम है, तो ये आ गया e/2m और इसकी जगह रख दिया मैंने mvr। अब जरा ऑप्शन ध्यान से देखो, ना ऑप्शन में v है ना ऑप्शन में r है। तो बच्चों जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो r की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों mv/qb के बराबर। तो mv की वैल्यू मैं लिख सकता हूं qbr। अच्छा, जो कि चार्ज e दे रखा है दैट मींस मैं लिख सकता हूं ebr के बराबर। रखो बच्चों, तो ये हो गया e/2m, mv की जगह रख दिया मैंने ebr इंटू r। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये बन गया मेरे बच्चों आपके पास, ये बन गया बच्चों आपके पास e² b r² डिवाइडेड बाय 2m। अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास ऑप्शन में r नहीं है, अब मेरे पास बच्चों ऑप्शन में r नहीं है। ध्यान से देखो, ऑप्शन में r नहीं है, तो इस r² को रिप्लेस मारो यहां से। इस r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस r² की वैल्यू हो जाएगी nh/eb/। इस r² की वैल्यू डाल दो बस, तो ये हो गया e² b डिवाइडेड बाय 2m और r² की जगह डाल दूंगा nh/eb। आराम से, अब आराम से, b से b कैंसिल आउट हो गया, एक e से एक e कैंसिल आउट हो गया और आपके पास बन गया NHE डिवाइडेड बाय 2πm। ये आपके पास आंसर आया। अब n की जगह कितना डालना है, 1, n की जगह 1 डाल दो तो आपके पास बन जाएगा HE डिवाइडेड बाय 2πm। कौन सा ऑप्शन आ गया, लो, कहां दिक्कत है यार। चलो ये भी टफ मान लिए ये भी टफ था भाई, बाकी तो इजी थे, करने में कर सकते हो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस टाइम माइंड चलना चाहिए आपका। नेक्स्ट
इसको देखो बच्चों, ये पता नहीं लोगों ने क्या बना रखा है इसको कि भाई ये आईटी एडवांस है वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना क्या है। अब देखो मेरे बच्चों, ये सवाल बेसिकली सरफेस टेंशन के मिनिस्कस पे बेस्ड है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो ये बोलता है कि जो बायोन्स फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होता है या जो अपवर्ड फोर्स होता है वही मिनिस्कस का वेट को बैलेंस करता है। ये बस इतनी सी चीज पता होनी चाहिए। तो एक बच्चों आपने एक वाटर टैंक ले रखा है जिसमें आपने x इक्वल्स टू एल पे एक वॉल लगा रखी है और वो मिनिस्कस की शेप बना रहा है जहां पे थीटा नोट जो है वो 1 से छोटा है, मतलब ये स्मॉल है। तो बच्चों होगा क्या, मैं आपको पूरा इसको बताता हूं कि इसको आप विद इन 30 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते थे। तो बच्चों ये यूं बनाया, अब ध्यान से देखो ये एंगल थीटा नोट बहुत छोटा है, तो मेरे बच्चों इस पर सरफेस टेंशन की वजह से दो फोर्स लगेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। बच्चों ये वाला फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि मिनिस्कस अपवर्ड की तरफ राइज कर रहा है, क्योंकि मिनिस्कस अपवर्ड की तरफ राइज कर रहा है। ध्यान से देखो ये जो मिनिस्कस है ये अपवर्ड की तरफ राइज कर रहा है, तो एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट बिकॉज ये थीटा नोट है तो ये एफ कोस थीटा नोट का नहीं एफ साइन थीटा नोट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ये एफ साइन थीटा नोट बच्चों इस वाले का प्रेशर फोर्स नहीं है, ये इसका और इसका रिजल्टेंट फोर्स है ऊपर की तरफ। अच्छा अगर ये मैं चीज मानता हूं ये टोटल h है और अगर ये y है तो ये मेरे बच्चों ये y माइनस एच बन गया, ये y माइनस एच बन गया, ये y माइनस एच बन गया जितना मिनिस्कस ऊपर की तरफ राइज किया है। अब जरा ध्यान से देखो, एक तो मुझे इसकी स्लोप बतानी है, एक d2y/dx² दैट मींस मुझे कर्वेचर बताना है। जरा ध्यान से देखो बच्चों, एक चीज सोचो, जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ y काम में आ रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ y काम में आ रहा है। ये दो ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये डायमेंशनली मैच ही नहीं करते हैं, ये डायमेंशनली मैच ही नहीं करते हैं। दूसरी बात आप देखो बच्चों, x का इस मिनिस्कस से कोई लेना देना है ही नहीं, इस x का इस मिनिस्कस से कोई लेना देना है ही नहीं, सिर्फ y वाला ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ही एक है यार, ऑप्शन ही एक है। इस x का तो इस मिनिस्कस से कोई लेना देना ही नहीं है, अपवर्ड फोर्स का जो कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, इस x का तो कोई लेना देना है ही नहीं, इस x का तो कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि आप जब f sin थीटा लिखोगे बेसिकली df लिखना चाहिए क्योंकि सबका जुड़ के ऊपर आ रहा है। वो क्या लिखोगे आप बच्चों, y माइनस एच इंटू रो इंटू जी, या तो प्रोपोर्शनल या बराबर कुछ भी लिखो। तो आप देखो y वाला कंपोनेंट तो आएगा ही, x तो आ ही नहीं रहा है, x तो आ ही नहीं रहा है भाई साहब। तो भाई साहब x तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, ये दो तो वैसे ही खत्म हो गए, ये दो तो वैसे खत्म, और ये डायमेंशनली गलत हो गया। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 ही तो बचा, और बचा क्या, x वाला तो आ ही नहीं सकता, x वाला तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। तो सोच के किया जा सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका डेरिवेशन आप नीट में बैठ के सोल्व करा, भाई डेरिवेशन नहीं सोल्व करना था, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते आप तो ये हो जाता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या मेरी बात क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन अपना, इसको देखो, दो गैसेस है ए और बी सेम प्रेशर पे रखी हुई है, सेम प्रेशर पे रखी हुई है लेकिन सेपरेट सिलेंडर में। आ जाओ बच्चों, सेम प्रेशर पे रखी हुई है, मान लो ये पी नॉट था प्रेशर, ठीक है, दोनों की रेडियस अलग अलग है, एक की रेडियस आर ए है एक की रेडियस आर बी है। तो दूसरा बना देता हूं मैं, सेम प्रेशर पे रखी हुई है, ये रहा पी नॉट और इसकी रेडियस मान लेता हूं मैं आर बी है, ठीक है। ऑन सप्लाइंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, आ जाओ बच्चों, बच्चों डेल्टा क्यू सेम है, ठीक है। ऑन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट बोथ द सिस्टम रिवर्सली अंडर कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। अंडर द पिस्टन ऑफ ए एंड बी डिस्प्लेस्ड बाय द 16 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए का और ये बी का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम, बच्चों लो डेल्टा क्यू भी सेम डेल्टा यू भी सेम। आ जाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ तो वर्क डन भी सेम आएगा, और वर्क डन आप क्या लिखोगे, पी डेल्टा वी। आ जाओ मेरे बच्चों, तो पी डेल्टा वी पहले का बराबर पी डेल्टा वी दूसरे का। आ जाओ, पी तो कांस्टेंट है दोनों में, वो तो कट गया। डेल्टा वी क्या लिखोगे बच्चों, एरिया इंटू जितना डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया ऑफ ए डायरेक्टली लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर ए का स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स ऑफ ए, कितना है वो 16 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा पाई आर बी का स्क्वायर, ये तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों 9 सेंटीमीटर। फिर देखो पाई से पाई कट गया, आपको क्या निकालना है आराम से, आर ए बाई आर बी निकालना है, तो आर ए बाई आर बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया वो आपके पास 9/16 के, इसका रूट मार दो आपके पास आंसर आ गया। तो आर ए बाई आर बी का वैल्यू आ गया आपके पास 3/4। लो कहां दिक्कत है भाई, कहां दिक्कत है, लो ये पूरा पेपर सोल्व कर दिया मैंने, कहां दिक्कत आई मुझे बताओ आप। तो कर सकते हो बच्चों, क्लास में टीचर पढ़ाया हुआ होना चाहिए तब कर सकते हैं अपन, हर चीज लिखवा रखी है भाई। चलो ठीक है, पूरा अपने को नहीं आता, कम से कम 32-33 सवाल में आपको नोट्स में ऐसे दिखा सकता हूं जो एज इट इज सेम है यार। कंसेप्ट चेंज थोड़ी कर लेगा वो, डेटा ही तो चेंज कर सकता है, ठीक है बच्चों।
ओके, तो ये पूरा पेपर आप देखो और आराम से आप उस चीज को सोचो कि भाई साहब फर्क पड़ता है उस चीज से।